हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी का यूनिट 2 का ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट डिजीजेस के कॉजेस के बारे में। तो देखो, प्लांट डिजीजेस क्या होती है ये तो हम फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझ के आ गए हैं ना, कि कोई भी ऐसे प्लांट के फिजियोलॉजिकल जो भी प्रोसेसेस है उसमें कोई भी ऐसा डेविएशन आ रहा है, कोई भी ऐसा चेंज आ रहा है जिससे कि प्लांट के वाइटल एक्टिविटीज पे डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है ना, परेशानियां हो रही है, तो उसको हम डिजीज कहते हैं, सिंपल एज दैट। तो ये जो प्लांट डिजीजेस है ये एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से कॉज हो सकती है, जैसे कि जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है एबायोटिक फैक्टर्स, जिन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनएनिमेट फैक्टर्स कहते हैं। तो मान लो कि जब ये प्लांट डिजीजेस किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, लाइट की अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी की वजह से हो रहा है ना, मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर नीचे होने की वजह से हो रहा है, ऐसे किसी फैक्टर से हो रहा है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, डिजीज कॉज्ड बाय इनएनिमेट फैक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है जैसे खैरा डिसीज ऑफ राइस। ये जो खैरा डिसीज ऑफ राइस है ये एक्चुअली प्लांट में जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो ये कैसा डिजीज हो गया, एक एबायोटिक फैक्टर से कॉज होने वाला डिजीज हो गया। जब मैंने टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था, डिसऑर्डर। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज्ड बाय एबायोटिक फैक्टर्स आर नोन एज डिसऑर्डर्स। तो इनको हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। सेकेंड फैक्टर होते हैं मीजोबायोटिक फैक्टर्स। मीजोबायोटिक फैक्टर्स उन पैथोजेंस के द्वारा कॉज्ड होंगे डिजीजेस जब जो कि नाइदर लिविंग है या फिर नॉन लिविंग भी नहीं है, जैसे कि वायरसेस एंड वायरॉइड्स। डिफरेंस क्या होता है वैसे वायरसेस एंड वायरॉइड्स में? दोनों ही एक न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड है, इन्फेक्शियस स्ट्रैंड है, चाहे डीएनए का स्ट्रैंड हो चाहे आरएनए का स्ट्रैंड हो। लेकिन डिफरेंस इतना है कि जो वायरसेस होते हैं उनके ऊपर प्रोटीन की एक कवरिंग होती है, और जो वायरॉइड्स होते हैं उनके ऊपर ऐसी कोई कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है। ये वायरसेस और वायरॉइड्स का डिफरेंस है। तो वायरसेस में आप देख सकते हो कि एक प्रोटीन एनवेलप आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स, यानी जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है तो उनको हम बायोटिक फैक्टर्स या एनिमेट फैक्टर्स भी कहते हैं। उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स हो गए है ना, माइकोप्लाज्मास, रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, रिकेट्सिया लाइक बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ये सब कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब कि प्रिमिटिव सेल्स वाले हैं। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं फंजाई, प्रोटोजोआस, एल्गीज, है ना, मेटाजोअन एनिमल्स, पैरासिटिक प्लांट्स। ये सब क्या है, यूकैरियोटिक कॉजेज हैं डिजीज के। तो तीन बेसिक कॉजेज हमने पढ़ लिए, बायोटिक, एबायोटिक एंड मीजोबायोटिक। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और बहुत सारे बेसिस पे हम प्लांट डिजीजेस को क्लासिफाई एक्चुअली में कर सकते हैं, जिसमें से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिम्टम्स। ठीक है, तो देखते हैं इस लेक्चर में अगर हम उसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए सेपरेट लेक्चर होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं उसको बिल्कुल भी रश नहीं करना चाहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज बेस्ड ऑन डिजीज डेवलपमेंट। बेस्ड ऑन डिजीज डेवलपमेंट का मतलब है कि जो डिजीज है वो एक्चुअली हो कहाँ पे रहा है, क्या वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में हो रहा है, प्लांट के किसी पर्टिकुलर पार्ट में हो रहा है, या फिर वो डिजीज पूरे के पूरे प्लांट में फैला हुआ है। ठीक है, इस चीज पे डिपेंड करता है क्या कि डिजीज डेवलपमेंट कहाँ पे हुई है। तो जब डिजीज डेवलपमेंट किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में हो रहा है, तो हम उसको लोकलाइज्ड डिजीज कहते हैं। जैसे लीफ स्पॉट केवल लीफ में होता है, एंथ्रेक्नोज अगर लीफ का एंथ्रेक्नोज है तो केवल लीफ में होगा, सिट्रस कैंकर या तो केवल लीफ में होगा, या केवल ट्विग्स में होगा, या केवल फ्रूट में होगा। ठीक है, तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर पार्ट में अगर हो रहा है तो उसको हम लोकलाइज्ड कहते हैं। वही अगर कोई एक ऐसा डिजीज है जो या तो पूरा होल प्लांट इन्फेक्ट कर रहा है, या तो पूरे होल प्लांट का पूरा एक पार्ट, जैसे पूरा रूट सिस्टम अगर वो अफेक्ट कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, एक सिस्टमैटिक डिजीज होगा। जैसे लूज स्मट ऑफ व्हीट हो गया, ये मैंने इमेज अटैच की हुई है, साथ में डाउनी मिल्ड्यू डिजीज जो होता है, ये सब बेसिकली कैसे डिजीजेस होते हैं, सिस्टमैटिक डिजीज होते हैं, जो कि पूरे प्लांट पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज डेवलपमेंट इट कुड आइदर बी लोकलाइज्ड या फिर इट कुड बी सिस्टमैटिक। सेकेंड डिविजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ परपेचुएशन एंड स्प्रेड। अब देखो, परपेचुएशन का मतलब होता है एंट्री, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर पैथोजन ने
हमारे होस्ट में, चाहे वो प्लांट मतलब अपने जो प्लांट होस्ट है, हाँ, उसमें उसने कैसे एंट्री ली है, कैसे परपेचुएट किया है। तो अगर जो पैथोजन है वो प्लांट के अंदर जाता है बाय द एजेंसी ऑफ सॉइल, तो उसको हम सॉइल बॉर्न डिजीज कहते हैं। तो डिजीज कभी भी सॉइल बॉर्न नहीं होता है, लेकिन डिजीज कॉज करने वाला जो एजेंट है वो सॉइल बॉर्न है ना, इसलिए वो डिजीज सॉइल बॉर्न डिजीज कहलाती है। जैसे कि फ्यूजेरियम विल्ट या फिर पाइथियम या फिर स्क्लेरोशियम, ये जो डिजीजेस हैं जनरली सॉइल बॉर्न होती है। फिर कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो कि विंड के थ्रू डिसेमिनेट होते हैं, ठीक है, हवा से फैलते हैं, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू हो गया या रस्ट हो गया, तो उन्हें हम एयरबॉर्न डिजीजेस कहते हैं। और कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो एक्चुअली बाय द एजेंसी ऑफ प्रोपगेटिंग मटेरियल क्या करती है, होस्ट प्लांट को परपेचुएट करती है, उन्हें हम सीड बॉर्न डिजीजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लूज स्मट ऑफ व्हीट। तो ऑन द बेसिस ऑफ परपेचुएशन एंड स्प्रेड डिजीजेस हो गए सॉइल बॉर्न, एयरबॉर्न एंड सीड बॉर्न। Next classification and very important classification is based on the degree of spread and severity. ये बहुत important topic है, ठीक है। देखो इसके अंदर आते हैं 4 types: endemic diseases, epidemic diseases, sporadic diseases and पैंडेमिक डिजीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी है समझना। देखो जो एंडेमिक टर्म होता है ना, एक्चुअली उस टर्म का ही मतलब होता है कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो जब भी कोई डिजीज एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट है और कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, चाहे वो मॉडरेट फॉर्म में प्रेजेंट हो या सीवियर फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो वो पर्टिकुलर डिजीज वहां का एंडेमिक डिजीज बन जाता है। तो वो डिजीज इस वे में होता है ना कि वहां का जो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वो उस डिजीज कॉज करने वाले इनोक्यूलम को रहने के लिए सूटेबल फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए वो वहां पे कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज होती है पोटैटो में, वाट डिजीज, जो कि सिनकाइट्रियम एंडोबेटिकम कॉज करता है। वो डिजीज जो है वो दार्जिलिंग की एंडेमिक डिजीज है, मतलब वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहां का जो लोकल एनवायरमेंटल कंडीशन है, वो इस सिनकाइट्रियम एंडोबेटिकम के इनोक्यूलम को फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो एंडेमिक डिजीजेस में बस आपको इतना याद रखना है कि कोई भी डिजीज विच इज मोर और लेस प्रेजेंट इन अ कन्फाइंड जियोग्राफिकल एरिया, दैट इज एन एंडेमिक डिजीज। सेकेंड है होते हैं एपिडेमिक या एपीफाइटोटिक डिजीजेस। एक्चुअली एपिडेमिक टर्म का मतलब होता है अमंग द पीपल, और एपीफाइटोटिक टर्म हमने यूज किया है अमंग द प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो एपिडेमिक डिजीजेस भी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होंगी, लेकिन ये डिजीजेस होती हैं एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिव डिजीजेस, यानी कि नॉर्मली एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है पर तब तक डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करेंगी जब तक उनको फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं मिल जाते। जैसे कि हमने आयरिश फेमाइन के बारे में पढ़ा था इनिशियल लेक्चर्स में, तो हमने देखा था कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि किसके द्वारा कॉज होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के द्वारा कॉज होता है, वो तभी डिस्ट्रक्टिव बनता है, बस रहेगा वहां उस पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जब उसको वो पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी मिलती है जो कि उसके लिए फेवरेबल है, तो वो क्या बन जाता है, डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। तो ऐसे डिजीजेस विच आर प्रेजेंट है ना, प्रेवलेंट इन एन एरिया, बट दे बिकम डिस्ट्रक्टिव पीरियोडिकली in response to the environmental conditions, those are epiphytotic या epidemic diseases. स्पोरैडिक डिजीजेस ऑन दी अदर हैंड, देखो अगर आप स्पोरैडिक डिजीजेस की बात कर रहे हो तो स्पोरैडिक टर्म को याद रखो स्पॉन्टेनियस टर्म से, ठीक है। स्पोरैडिक स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसे डिजीजेस जिनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, कोई पर्टिकुलर वे में अकर नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन में अकर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो इरेगुलरली और इनफ्रीक्वेंटली अकर करते हैं वो स्पोरैडिक डिजीजेस होते हैं, जैसे कि एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ क्यूकम्बर। और फाइनली कोई एपिडेमिक डिजीज अगर पूरे कॉन्टिनेंट को या पूरी कंट्री को कवर कर ले और बहुत हैवी इकोनॉमिक लॉस कॉज करने लगे, तो वो बन जाता है पैंडेमिक डिजीज, ठीक है। तो एंडेमिक मैंने बताया एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में मोर और लेस कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होगा, एपिडेमिक प्रेजेंट होगा लेकिन डिस्ट्रक्टिव पीरियोडिकली होगा इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, स्पोरैडिक स्पॉन्टेनियस है, इरेगुलर है, इनफ्रीक्वेंट है, और पैंडेमिक जो है वो जब एक एपिडेमिक डिजीज ही पूरी कंट्री या पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाए और बहुत हैवी इकोनॉमिक लॉस कॉज करने लगे, तो वो डिजीज क्या बन जाती है, पैंडेमिक डिजीज बन जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रीअकरेंस, कि कितने बार एक पर्टिकुलर पैथोजन जो है वो एक होस्ट प्लांट को अफेक्ट कर पा रहा है। पूरे ग्रोइंग सीजन में बस एक बार अफेक्ट कर पाएगा तो मोनोसाइक्लिक,
एक से ज्यादा बार कर पाएगा तो पॉलीसाइक्लिक, और पॉलीएटिक थोड़ा अलग ही है, ठीक है। पॉलीएटिक वो पैथोजेंस हैं जिनका जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले पैथोजन हमारे नहीं है, जिनको ना एक्चुअली एक बार ही इन्फेक्शन कॉज करने में ना कुछ साल लग जाते हैं, तो उनको हम पॉलीएटिक डिजीज कहते हैं। लेकिन ये क्लासिफिकेशन भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें आपको मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक डिजीज को क्या करने, डिफरेंशिएट करने बोलता है। तो देखो बहुत कॉमन सेंस वाला टॉपिक है ना। तो देखो मोनोसाइक्लिक डिजीज एंड पॉलीसाइक्लिक डिजीज। मोनोसाइक्लिक डिजीजेस वो होती है जहां पे पैथोजन होस्ट को केवल एक ही बार अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है उसके पूरे ग्रोइंग सीजन में, यानी कि कोई सेकेंडरी इनोक्यूलम नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, केवल प्राइमरी इनोक्यूलम से ही डिजीज कॉज हो रहा है। ज्यादातर जो सॉइल बोर्न डिजीजेस होती हैं वो मोनोसाइक्लिक होती हैं। अब ये जो मोनोसाइक्लिक डिजीजेस है ना, एक्चुअली ये रिजेंबल करती है सिंपल इंटरेस्ट को, क्योंकि क्या हुआ है कि कोई डिजीज फर्स्ट ईयर में हुई और वो क्या है, थोड़ी सी सीवियर है, सेकेंड ईयर में और ज्यादा सीवियर हो गई, थर्ड ईयर में और ज्यादा सीवियर हो गई, तो उसको हम कहते हैं मोनोसाइक्लिक डिजीज। तो थोड़ा बहुत सिंपल इंटरेस्ट को रिजेंबल करते हैं, इसलिए इसको हम सिंपल इंटरेस्ट डिजीज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल विल्ट ऑफ अरहर कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ठीक है। और पॉलीसाइक्लिक डिजीज जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ग्रोइंग सीजन में वो एक होस्ट को कई बार अफेक्ट कर सकता है ना, मतलब कि उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो छोटा छोटा है, और प्राइमरी इनोक्यूलम से तो डिजीज कॉज कर ही रहा है, सेकेंडरी इनोक्यूलम भी प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है। तो ज्यादातर जो एयरबोर्न डिजीजेस होती हैं वो पॉलीसाइक्लिक होती हैं, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट को रिजेंबल करता है, इसलिए इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज कहते हैं, जैसे कि स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय प्यूकिनिया ग्रामिनेस, ठीक है। और पॉलीएटिक मैंने बता दिया, जिसको एक ईयर से भी ज्यादा लग जाते हैं प्लांट को इन्फेक्ट करने में। तो ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको एक बार ऐसे क्लासिफाई करके भी आपको बता दूं। तो बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पॉलीसाइक्लिक, सिंपल इंटरेस्ट डिजीज मोनोसाइक्लिक। देखो मैथमेटिकली ऑन एनालॉगस टू कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज कह रहे हैं, और मैथमेटिकली एनालॉगस टू सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए मोनोसाइक्लिक डिजीजेस आर नोन एज सिंपल इंटरेस्ट डिजीजेस। तो देखो जो पर्टिकुलर पैथोजन एक ग्रोइंग सीजन में कई बार अफेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब वो बहुत तेजी से स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी तो एक सीजन में कई बार अफेक्ट कर रहा है, तो वो जो स्पोर्स हैं उसको रैपिड रेट में प्रोड्यूस करता है, वाइल मोनोसाइक्लिक का स्पोर प्रोडक्शन का रेट थोड़ा सा कम होता है। जनरली पॉलीसाइक्लिक डिजीजेस एयरबॉर्न होती हैं और मोनोसाइक्लिक डिजीजेस सीड बॉर्न या सॉइल बॉर्न होती हैं, ठीक है। अब पॉलीसाइक्लिक डिजीजेस में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है पैथोजन का, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, हमने टर्मिनोलॉजीज में सीखा था कि एक पैथोजन जब अपने होस्ट में पेनिट्रेट करता है उससे लेकर के जब तक वो एक सिम्टम प्रोड्यूस करे, वो जो पूरा पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो पॉलीसाइक्लिक जो डिजीजेस होती हैं, पॉलीसाइक्लिक जो एजेंट्स होते हैं वो कई बार डिजीज कॉज कर रहे हैं, मतलब उनका इंक्यूबेशन पीरियड छोटा है तभी तो बार बार कर पा रहे हैं, वाइल मोनोसाइक्लिक का इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो जाता है रस्ट, और इसका एग्जांपल हो जाता है स्मट्स। बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉजल एजेंट, तो ये हमने कॉजेज में पढ़ लिया ऑलरेडी, इन्फेक्शियस हो सकते हैं या नॉन इन्फेक्शियस। बायोटिक फैक्टर्स की वजह से होगा तो इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन बायोटिक फैक्टर्स की वजह से होगा तो क्या होंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक्सेस की वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, तो ये सब नॉन इन्फेक्शियस में आ जाएगा। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज्ड बाय एबायोटिक फैक्टर, व्हाट इज इट नोन एज, इट इज नोन एज disorders, physiological disorders. Next classification is on the basis of plant part infected, ठीक है। तो देखो जो प्लांट होता है ना उसके अबव ग्राउंड वाला जो पार्ट होता है पूरा ग्राउंड के ऊपर, उसको हम फोलियार पार्ट बोलते हैं, और जो ग्राउंड के अंदर है वो क्या है, रूट सिस्टम है। तो जब भी डिजीज फोलियार रीजन में हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम फोलियार डिजीज बोलेंगे। जब भी डिजीज रूट सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, जैसे रूट नॉट वगैरह, तो उसको हम रूट डिजीज बोलेंगे। अब कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जिसमें स्पेशली मेंशनिंग विल्ट एक ऐसा डिजीज होता है जो कि वैस्कुलर बंडल को अफेक्ट करता है। अब वैस्कुलर बंडल को अफेक्ट क्यों करता है, क्योंकि देखो वैस्कुलर बंडल क्या होता है, आपका जाइलम एंड फ्लोएम जो कि फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर कोई भी पैथोजन वैस्कुलर बंडल को अफेक्ट करेगा तो वो डायरेक्टली फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करेगा, जिससे कि प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल बैक्टीरियल विल्ट होता है, ठीक है। और सिस्टमिक डिजीज हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा कि अगर पूरा ही प्लांट इन्फेक्ट हो रहा है, पूरा ही प्लांट इन्वॉल्व है, तो वो सिस्टमिक डिजीज हो जाएगा।
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स जो डिजीजेस हैं वो 3 तरीके की होती हैं, हाइपरप्लेजियल, हाइपोप्लेजियल एंड नेक्रोटिक डिजीजेस, ठीक है। हाइपरप्लेजिया टर्म को अगर हम ब्रेक डाउन करें, हाइपर का मतलब होगा ओवर और प्लेजिया का मतलब होता है ग्रोथ या डेवलपमेंट। तो किसी भी तरीके की ओवर ग्रोथ कहीं पे हो रही है ना तो वो हाइपरप्लेजियल सिम्टम्स है। कहीं पे भी अगर अंडर ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो वो हमारे हाइपोप्लेजियल सिम्टम्स होते हैं। और नेक्रोटिक सिम्टम्स क्या होते हैं? नेक्रोसिस का मतलब होता है डेड टिश्यूज। तो जब टिश्यूज मर जाती हैं उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे वो नेक्रोटिक सिम्टम्स होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपरप्लेजियल सिम्टम्स को। तो जब भी प्लांट पार्ट में इंक्रीज हो रहा है तो वो हाइपर, देखो अब दो चीजें होती है यहाँ पे, एक होता है हाइपरप्लेजिया और एक होती है हाइपरट्रॉफी, और इसके बीच में डिफरेंस जनरली एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। देखो हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों में ही एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, लेकिन जब ये ग्रोथ एक सेल के अबनॉर्मल एनलार्जमेंट की वजह से होगी तो उसको हम हाइपरट्रॉफी कहेंगे। और जब ये ग्रोथ बहुत सारे सेल के अन यूजुअल या अबनॉर्मल डिवीजन की वजह से होगी तब वो हाइपरप्लेजियल कहलाएगी। आई होप तुम्हें समझ में आया। जब सिंगल सेल का अबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो रहा है तो हाइपरट्रॉफी, और जब सेल डिवीजन की वजह से एक ओवर ग्रोथ या एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है तो वो हाइपरप्लेसिया, ठीक है। अब हाइपरप्लेजियल सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम है गाल्स या ट्यूमर। तो ट्यूमर सबसे समझ में आता है कि जहाँ पे सेल डिवीजन हुई है खूब सारी, वहां से कैसे आउटग्रोथ निकल गया है। तो जब हम इस इमेज को देखेंगे तो हमको ट्यूमर अच्छे से समझ में आएगा। ये हमको लीव्स में भी देखने को मिलता है कई बार, है ना, स्टेम्स में, रूट्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे ऐसे इरेग्युलर शेप के आउटग्रोथ देखने को मिलते हैं। तो ये जनरली कैसे होते हैं? लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, लीव्स में भी हमको देखने को मिलते हैं। तो ट्यूमर तो सबसे ऑब्वियस वाला पॉइंट हो गया और फर्स्ट पॉइंट हो गया हाइपरप्लेजियल सिम्टम्स का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है फैसिएशन। और फैसिएशन को याद रखना, फंस गया ऐसे, ठीक है। जब प्लांट के पार्ट्स जो होते हैं वो एक ऐसे इस वे में ग्रो करते हैं कि वो एक साथ ग्रो कर रहे हैं और चिपक जा रहे हैं एक दूसरे में फंस जा रहे हैं, तो उसको हम फैसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो जब प्लांट के पार्ट्स की कोहेसिव ग्रोथ होती है ना, एक साथ वो चिपक के ग्रो कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? फैसिएशन कहते हैं, ठीक है। ये जनरली नॉन लिविंग एजेंट्स की वजह से ये डिजीज होता है, यहाँ इमेज में देखने से हमको समझ में आ रहा है। और लीफ कर्ल, लीफ की कर्लिंग चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है? एक पार्ट एक्सटेंड हो रहा है ना, चाहे वो अपवर्ड की टुवर्ड्स एक्सटेंड हो रहा हो चाहे वो लो डाउनवर्ड के टुवर्ड्स एक्सटेंड हो रहा हो, तो लीफ कर्ल भी हाइपरप्लेजियल सिम्टम्स का ही पार्ट होता है। लास्ट हाइपरप्लेजियल सिम्टम जो हम पढ़ेंगे वो है विचेस ब्रूम। विचेस ब्रूम क्या होता है? देखो ब्रूम मतलब झाड़ू, ठीक है, विचेस ब्रूम मतलब वो जो चुड़ैल झाड़ू पे बैठ के उड़ती है वो वाला विचेस ब्रूम है ये। तो जो ब्रूम स्टिक जैसा शेप बन जाता है इसका, यानी कि ऐसे लंबा सा आपका स्टेम रहेगा और ऊपर में यहाँ पे जैसे मैंने इमेज अटैच की उसमें देखने को मिल रहा है कि खूब सारे जो ट्विग्स होते हैं वो एक साथ ऐसे ग्रो कर जाते हैं। तो वो कैसा शेप रिजेंबल करता है? ब्रूम स्टिक का शेप रिजेंबल करता है, तो उसको हम विचेस ब्रूम कहते हैं। तो हाइपरप्लेजियल सिम्टम्स में हमने बेसिकली 5 सिम्टम्स को पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्यूमर्स, जहाँ पे क्या हो रहा है? आउटग्रोथ हो रहा है सेल डिविजन की वजह से। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा, मुझे खुद भी नहीं याद आ रहा, फिर हमने पढ़ा फैसिएशन, ठीक है। फैसिएशन में क्या होता है? फैसिएशन मतलब फंस गया। तो जो प्लांट के पार्ट्स है वो आपस में फंस जाते हैं, आपस में कैसे हो जाते हैं? स्टिकिंग टुगेदर, तो उसको हम फैसिएशन बोलते हैं। और फिर होता है लीफ कर्ल, यानी कि जो लीफ है वो या तो डाउनवर्ड कर्ल हो रहा है या फिर अपवर्ड कर्ल हो रहा है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? हाइपरप्लेजियल सिम्टम कहते हैं। फाइनली हमने पढ़ा विचेस ब्रूम, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? हाइपरप्लेजियल सिम्टम्स है। अब बात करते हैं नेक्रोटिक सिम्टम्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्रोटिक सिम्टम्स। इसमें एक्चुअली टिश्यू की डेथ हो जाती है। क्या होता है? नेक्रोसिस का मतलब होता है कि प्लांट के सेल्स या टिश्यूज का मर जाना, उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं स्पॉट या शॉर्ट होल। तो क्या होता है? ये जैसे कि इस इमेज में आपको देख के समझ में आ रहा होगा, क्या होता है कि कहीं कहीं पे जहाँ पे आपके टिश्यूज जो डेड हो गए हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में हम स्पॉट्स बन जाते हैं, और कुछ समय के बाद वो स्पॉट्स आपस में जुड़ भी जाते हैं। जैसे कि आपको ये जो डार्कर ब्राउन कलर दिख रहा है, ये क्या है? ये यहाँ पे टिश्यूज डेड हो गए, फिर धीरे से ये जो पूरे पार्ट्स है ये आपस में मर्ज हो गए, ये इन्होंने ऐसे कोलासिस बना लिए,
ठीक है। अब कई बार ये जो टिश्यूज के डेड होने की वजह से इनका जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है वो फ्रिक्शन की वजह से एक छोटा सा पोर्शन उसमें से गिर जाता है। ठीक है, इन्फेक्टेड टिश्यू का एक छोटा सा स्पॉट, सेंटर स्पॉट गिर जाता है, फॉल आउट हो जाता है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट होल। तो नेक्रोटिक सिम्टम्स का पहला सिम्टम हो गया स्पॉट एंड शॉर्ट होल। अब ऐसे थोड़े स्पॉट्स टाइप के सिम्टम्स मैंने साथ में रखे हैं, तो इसमें ही नेक्स्ट सिम्टम आ जाता है एंथ्रेक्नोज, जो कि बहुत कॉमन है। हमने आम के पत्तों में तो लगभग हर किसी ने देखा होगा। ये एक मैंगो लीफ की इमेज में मैंने अटैच की हुई है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली बहुत सारे माल फॉर्म्ड ऐसे आपको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। तो स्पॉट्स ही हैं एक्चुअली में, लेकिन थोड़े से बड़े साइज के होते हैं और ऐसे संकिन होते हैं, धसे हुए से होते हैं, तो उसके हम क्या कहते हैं, एंथ्रेक्नोज कहते हैं। ठीक है, मैंगो में, चिली में बहुत कॉमन है। नेक्स्ट आ जाते हैं कैंकर। अब अगर आपने कभी भी नींबू को देखा होगा ना, नींबू में लगभग हर बार मैंने तो देखा है, बहुत बार मैंने कैंकर ऑब्जर्व किया है, आप भी करना, आपको शायद मिल जाए। तो नींबू के फ्रूट में या फिर किसी भी प्लांट के ट्विग्स में होता है, लीव्स में होता है, एक आपको नेक्रोटिक संकन कॉर्की लीजन देखने को मिलेगा। ऐसे कॉर्क जैसा लीजन देखने को मिलता है, इन इमेज में देखो, तो उसे हम कैंकर कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा स्पॉट होल है ना, शॉर्ट होल या फिर स्पॉट, एंथ्रेक्नोज एंड कैंकर, ये सब क्या है, स्पॉट्स टाइप के जो डिजीजेस है। स्पॉट्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि वहां का टिश्यू पर्टिकुलरली क्या हो गया है, डेड हो गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्लाइट एंड ब्लास्ट। देखो, ब्लाइट ही सीवियर फॉर्म में ब्लास्ट बनता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। ब्लाइट क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक इमेज अटैच की हुई है। ब्लाइट जो डिजीज है आपकी ना, वो क्या होती है, वो आपको देखने, इसको ब्लाइट से याद रखो लाइट, और लाइट से याद रखो फायर। ठीक है, तो क्या होता है जनरली ना, ये जो पोर्शन है कुछ कुछ प्लांट का जहाँ पे वही टिश्यूज डेड हुए हैं, वो कैसा दिखने लगता है, जला हुआ सा दिखने लगता है ना, एक बर्निंग या ब्राउनिंग डेवलप होती है। और जब यही बर्निंग या ब्राउनिंग पूरे के पूरे लीफ को कवर कर ले, पूरे के पूरे, अगर बड में हुआ है तो पूरे के पूरे बड को कवर कर ले, तो वो बन जाता है ब्लास्ट। तो बर्निंग या ब्राउनिंग आइदर एट द टिप्स और एट द एजेस, वो ब्लाइट है। और जब यही ब्राउनिंग धीरे धीरे करके पूरे के पूरे लीफ को कवर कर लेती है, तो ये बन जाती है ब्लास्ट। और वैसा ही एक और डिजीज होता है लीफ ब्लॉट्स, जिसमें भी आपको क्या देखने को मिलते हैं, लीजन्स देखने को मिलते हैं। फाइनली आ जाते हैं रस्ट पे। अब रस्ट क्या होता है, देखो रस्ट तो आपको पता ही होगा, जो जंक लग जाती है। ठीक है, तो इसको हम रस्ट इसलिए नहीं बोलते कि पत्तों में जंक लग रही है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रस्ट को रिजेंबल करता है। जब मेटल में जंक लगती है ना, तो वो ऐसा ही दिखता है। बट यहाँ पे ये जो जंक लगी हुई है ना, ये जो आपको छोटे 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 स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में पस्ट्यूल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इरप्टिव फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, जो कि धीरे से पूरे लीफ को कवर कर लेती है, और इसके बाद सारे टिश्यूज क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अब आते हैं एक यूनिक टाइप ऑफ नेक्रोटिक सिम्टम, मिल्ड्यू भी होता है। मिल्ड्यू में क्या होता है कि देखो, दो तरीके के मिल्ड्यूज होते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। इसमें क्या होता है कि लीफ के ऊपर आपको एक व्हाइट कलर का पाउडरी फंगल मास देखने को मिलेगा। ये जनरली कॉलीफ्लावर वगैरह के लीव्स में, ओकरा के लीव्स में देखने को हमको मिलती है। और डाउनी मिल्ड्यू में यही स्पॉट्स, जैसे पाउडरी में पूरे व्हाइट है, डाउनी में थोड़े से ब्राउनिश, थोड़े से ब्लैकिश और होते हैं। और डाउनी मिल्ड्यू में स्पेसिफिकली जो डोर्सल साइड ऑफ द लीफ होता है, वहां पे भी आपको क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, मतलब वहां पे डिसकलरेशन देखने को मिलेगा। तो ये इसमें क्या होता है, फंगल मास, स्पोर जो है वो कलेक्ट हो जाता है। देन आ जाते हैं स्मट्स। स्मट्स में भी फंगल स्पोर्स कलेक्ट हो जाते हैं। और रॉट का मतलब होता है सड़ना। ठीक है, इसके बाद विल्ट्स। विल्ट्स का मतलब होता है जहाँ पे जो पूरा का पूरा वास्कुलर टिश्यू है वो ड्राई हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि ड्रॉट आ गई है। ठीक है, एंड देन लास्ट नेक्रोटिक डिजीज होता है डाईबैक। ठीक है, अब डाईबैक क्या होता है, टर्म से समझ में आ रहा है, मर रहा है प्लांट लेकिन उल्टा, डाईबैक मतलब टिप से लेके बेस तक जब प्लांट क्या हो रहा होता है, टिश्यूज डाई हो रहे होते हैं, एक बॉन्ड सी अपीयरेंस देखने को मिलती है, तो उसे हम डाईबैक कहते हैं। एंड वन मोर डिजीज, ओके, नेक्रोटिक सिम्टम्स बहुत सारे हैं, तो वन मोर डिजीज इज डैम्पिंग ऑफ, विच इज द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ नर्सरी प्लांट्स। इसमें क्या होता है, जो बहुत यंग सिडलिंग्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती है।
ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने नेक्रोटिक सिम्टम्स में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। देखो नेक्रोटिक सिम्टम्स में हमने सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिर्फ लीफ के टिश्यूज के डेड होने की वजह से जो स्पॉट्स टाइप के हमने सिम्टम्स पढ़े, उसमें स्पॉट एंड शॉर्ट होल आ जाता है। इसके अलावा एंथ्रेक्नोज आ जाता है, जहाँ पे हमको क्या देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े इरेगुलर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। कैंकर आ जाता है, जहाँ पे हमको एक कॉर्की लीजन देखने को मिलता है। ब्लाइट क्या होता है, जहाँ पे टिश्यू डेड हो जाता है वो ऐसे बर्न्ड जैसा दिखता है ना, बर्निंग या ब्राउनिंग दिखती है, और फिर जब वो पूरे लीफ को कवर कर ले तो वो ब्लास्ट बन जाती है। ठीक है, फिर हमने रस्ट देखा। रस्ट में क्या होते हैं, पस्ट्यूल्स होते हैं, जो कि इरप्टिव फ्रूटिंग मासेस होती हैं, जो पूरे लीफ को कवर करती हैं। मिल्ड्यूज में पाउडरी फंगल और स्पोर्स का पूरा मास होता है, जो लीफ के वेंट्रल सरफेस पे होता है। पाउडरी मिल्ड्यू में वो पूरा व्हाइट होगा, डाउनी मिल्ड्यू में व्हाइट प्लस ब्लैकिश और थोड़ा ब्राउनिश भी होता है। स्मट्स जो होते हैं, स्मट्स में क्या होता है, स्मट्स में भी फंगल स्पोर्स से जो पूरा सीड है वो कवर हो जाता है। हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो याद करो, वीट के स्मट्स पे काम किया था टिलेट ने। फिर रॉट, रॉट का तो मतलब ही सड़ना होता है। सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ टिश्यूज है ना, डिके, पील ऑफ, ये क्या होता है, ये रॉट होता है। अच्छा हाँ, रॉट जो होता है ना वो आपका सॉफ्ट रॉट भी हो सकता है और ड्राई रॉट भी हो सकता है। अगर एक लिक्विड रिलीज हो रही है जिस जो पार्ट सड़ा है वहां से, तो वो सॉफ्ट रॉट है, और अगर पूरी तरीके से ड्राई है सड़ा हुआ पार्ट, तो वो ड्राई रॉट होता है। फिर विल्ट्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पूरा वास्कुलर टिश्यू इससे क्या हो जाता है, ऐसा दिखता है सिम्टम्स एज इफ वो कैसा हो, ड्रॉट के केस के जैसा हो, मतलब पूरा सूखा पड़ जाता है। ये इमेज में देख के समझ में आ रहा है। एंड डाई बैक, दैट इज द बॉन्ड अपीयरेंस फ्रॉम टिप टू बेस। और डैम्पिंग ऑफ जो है वो नर्सरी प्लांट्स में होती है। ठीक है, ये हो गए आपके नेक्रोटिक सिम्टम्स। लास्ट में आ जाते हैं आपके हाइपोप्लेजिया के सिम्टम्स, जहां पे क्या होगा, कुछ चीज कम होगी, या तो साइज में रिडक्शन होगा, या तो लीफ के कलरेशन में डिस्कलरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर आता है आपका क्लोरोसिस, जहां पे क्लोरोफिल फॉर्मेशन रुकने की वजह से जो ग्रीन टिश्यूज है वो येलो में कन्वर्ट होने लगती है, जैसे कि ये फर्स्ट इमेज में देखने को मिल रहा है। मोजाइक में भी ऐसा ही होता है, जो दो लैटरल वेन है ना, उसके बीच में येलोइश पैचेस बनने लगती है, तो इससे पैटर्न सा बन जाता है, जैसे कि इस इमेज में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जब हाइट एबनॉर्मली शॉर्ट रह जाए तो उसको हम कहते हैं ड्वार्फिंग। ठीक है, तो दीज वर ऑल ऑफ द सिम्टम्स। ये पीडीएफ्स आपको नीचे अवेलेबल होंगे, तो उसको जरूर रेफर करना, और हैंड रिटन नोट्स भी आपके लिए मैंने अवेलेबल कर दिए हैं, तो उसको भी पढ़ लेना। थैंक यू।